हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है, चाहे आप सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे जनरल नॉलेज पूछा जाता है। और जनरल नॉलेज में भी अगर मैं बात करूँ, करंट अफेयर्स अगर आपसे पूछे जाते हैं उस एग्ज़ाम में, तो ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होने जा रहे हैं। अब इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, मार्च 2024 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर अप करने वाले हैं और ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ हमारी तरफ से ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर इन एग्जाम्स की ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं तो एक आइलैंड ग्रुप है जो इलेक्शन के टाइम पे बहुत ज़्यादा चर्चा में बन रहा है। इस आइलैंड ग्रुप का नाम है कच्चातेवू। अब ये जो कच्चातेवू आइलैंड ग्रुप है ये एक यूनिहैबिटेट आइलैंड है और कहाँ पे है, पाक स्टेट में अवेलेबल है। ये इंडिया का मैप है और श्रीलंका का मैप है। अगर आप इंडिया के मैप में बॉटम साइड पे जाएंगे तो ये तमिलनाडु का रीजन है और ये वो रेड स्पॉट जो दिख रहा है आपको, यही वो आइलैंड है जिसे कच्चातेवू आइलैंड कहा जा रहा है। और इधर राइट हैंड साइड में जो एरिया आपको दिख रहा है ये श्रीलंका का एरिया यहाँ पे आ जाता है। तो इसको लेकर अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। तो जानना है इस आइलैंड के बारे में। देखिए, इस आइलैंड के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो आइलैंड था ये पहले तमिलनाडु के जो राजा हुआ करते थे जिनका नाम था रामनाथपुरम के रीजन में ये आइलैंड ग्रुप आता था। तो रामनाथपुरम यहाँ पे अगर आप मैप में देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये रामनाथपुरम का पार्ट है। इस वाले पार्ट में ही पहले ये आइलैंड माना जाता था और ये तमिलनाडु में ही एडमिनिस्टर होता था, मतलब इसे कंट्रोल करने का काम यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो तमिलनाडु ही किया करती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1974 के समय इंडिया के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बन रहा था क्योंकि इंडिया ने जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। और आपको पता होगा बुद्ध मुस्कुराए, लाफिंग बुद्ध के रूप में हम लोगों ने उसे नाम दिया था, जिसके थ्रू इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए ताकि हम लोग भी अपना डिफेंस अच्छा मजबूत कर सकें। तो उस टाइम पे इंडिया को क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि इंडिया भी न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। ऐसे में अपने आस पड़ोस के नेबर्स से अपने तक फेवर लेने के लिए क्या किया गया, जो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी एट दैट टाइम इंदिरा गांधी जी, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया और इस एग्रीमेंट के थ्रू ये जो आइलैंड है ये किसको सौंप दिया, श्रीलंका को सौंप दिया। अब आप अपनी टेरिटरी का कोई पर्टिकुलर पार्ट किसी दूसरे कंट्री को सौंप रहे हैं तो इसके पीछे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस ये होता है, जैसे 1960 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था जहाँ पे बैरूबारी यूनियन केस के रूप में ये जाना जाता है, लैंडमार्क जजमेंट है। ये कहता है कि अगर आप अपनी टेरिटरी का कोई भी पार्ट किसी अदर कंट्री को दे रहे हैं या दूसरी कंट्री के पार्ट को अपने में एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ऐसे सभी टाइप की चीज़ों में आपको क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में कंसल्टेशन करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में आपको उसके ऊपर डिस्कशंस करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ऐसे कोई भी डिस्कशंस उस टाइम पे बताया जा रहा है कि किए नहीं गए थे और डायरेक्टली इसे श्रीलंका को दे दिया गया था, तो ये जो एग्रीमेंट था वो नल एंड वॉइड होना चाहिए। और उसको लेकर अभी रिसेंटली जो है इलेक्शन टाइम पे ये कहा जा रहा है कि हम लोग इस लैंड को वापस लेने के लिए काम करने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड है एंड इसी वजह से आप इसे अच्छे से पढ़ें और एटलीस्ट आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि कच्चातेवू आइलैंड जो है वो पाक स्टेट में है, पहले इंडिया का हुआ करता था, 74 में इसे जो है वो श्रीलंका को दे दिया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल न्यूज़ आपके सामने आई होगी कि 11 मार्च के दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया
और उस नोटिफिकेशन में कहा गया कि हम ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रहे हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA से रिलेटेड। हालांकि CAA से रिलेटेड रूल्स वगैरह जो थे, एक्ट जो था वो दिसंबर 2019 में ही पारित हो चुका था, लेकिन उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसको लेकर यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो नोटिफाई किए गए हैं। अब क्या कहता है CAA, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। अगर आप एक तरफ देखेंगे तो कुछ पीपल्स हैं जो इसके सपोर्ट में हैं और कुछ पीपल्स जो हैं वो इसके अगेंस्ट हैं। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि CAA करता क्या है। तो देखो, CAA एक एक्ट पारित किया गया है जिसके थ्रू ये कहा जा रहा है कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन कम्युनिटी से जो माइग्रेंट है, माइग्रेंट का मतलब दूसरे देश से इलीगली इंडिया में आकर रह रहे हैं, उन लोगों को, अब कहाँ से आके रह रहे हैं तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से अगर वो लोग इंडिया आकर रह रहे हैं तो उन्हें क्या किया जाएगा, उन्हें क्या किया जाएगा, अगर दिसंबर 31, 2014 के पहले वो इंडिया आ गए थे तो उन्हें क्या कर दिया जाएगा, भारत का नागरिक बना दिया जाएगा। अब इसको लेकर कुछ विरोध हो सकता है। विरोध ऐसे हो सकता है कि इसमें अगर आप बोलेंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी का कहीं पे भी नाम मेंशन नहीं किया गया है, तो इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो इंडिया में मुस्लिम्स आकर रहना चाहते हैं उसे आप रहने नहीं देंगे, एक तरफ से ये कहा जा रहा है। और अगर बात करें तो एक्ट में लिखा भी यही गया है, लेकिन दोनों में एक कंक्लूजन है जो कॉमनली लोगों को नहीं पता है। ये जो एक्ट है ये आकर रहने वाले लोगों के लिए जो टाइम पीरियड है ना उसको कम कर रहा है। मतलब इन कंट्रीज से मुस्लिम्स भी इंडिया आकर रह सकते हैं, लेकिन उनके लिए इंडिया में रहने का टेन्योर ज़्यादा है, उनको इतनी जल्दी से इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, जबकि इन कम्युनिटी को जल्दी से सिटीजनशिप दिया जा रहा है। ये आप कह सकते हैं कि इन इक्वल बिहेवियर के रूप में देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन ये भी तो ये कहा जा रहा है एक तरफ से कि भैया ये जो कंट्रीज़ है लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, ये ऑलरेडी अपने आप को मुस्लिम कंट्री के रूप में डिक्लेयर करते हैं, तो वहाँ से कोई क्यों छोड़कर इंडिया आना चाहेगा। इस वजह से ऐसे गवर्नमेंट और अपोजिशन के फेवर हैं। बट आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि CAA एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसके थ्रू इंडिया में रहने वाले किसी भी पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से अगर ये 6 कम्युनिटी, हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियंस इंडिया आते हैं और अगर वो लोग 2014 में 31 दिसंबर के पहले इंडिया आ गए थे तो उन्हें इंडिया का नागरिक बना दिया जाएगा। दैट्स ऑल, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, आप लोगों के स्टेटस पे भी आप लोगों ने लगाया होगा, 28 मार्च के दिन HAL नाम की एक कंपनी है जिसे हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के रूप में जानते हैं, इन्होंने सक्सेसफुली फर्स्ट फ्लाइट ऑफ इंडिजिनसली बिल्ट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A को सक्सेसफुली फ्लाई किया है। इसका मतलब ये जो आप एयरक्राफ्ट देख रहे हैं इसका नाम तेजस मार्क 1A है। इसका नाम क्या है, तेजस मार्क 1A है, जिसे इंडिया में बनाया गया है, पहली खासियत। दूसरी खासियत, ये फाइटर जेट है, मतलब वॉर के टाइम पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तीसरी खासियत कि भाई जब इंडिया में बनाया है वॉर के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, और चूँकि ऐसा हमारे पास अभी पहले अवेलेबल नहीं थे, तो अब जब आपने जनरेट कर लिया है तो इसका यूज़ करके आप क्या कर पाओगे, अपने डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ा पाओगे। तो मतलब आपको अपने देश की सिक्योरिटी में हेल्प करने वाला है ये। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब आपको याद रखना है कि इसकी स्पेशलिटी क्या है। तो ये एक सिंगल इंजन पे चलने वाला लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट है, एक ही इंजन है इसके अंदर। दूसरी चीज़, इसे बनाने का डिज़ाइन वगैरह का काम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने मिलकर किया है। इसे किन किन के यूज़ में रखे जाएंगे, तो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी जो है वो इसका यूज़ कर पाएंगी।
ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आप सभी के लिए, एंड स्पेशली अगर आप डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आता है, आप सभी ने पिछले साल अगस्त के समथिंग में सुना होगा कि इसरो के तरफ से चंद्रयान 3 मिशन जो लॉन्च किया गया था वो सक्सेसफुली लैंड हुआ था चंद्रमा पे, मून के सरफेस पे। और उस टाइम पे 26 अगस्त के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंस किया था कि जिस जगह पे ये लैंड हुआ है इस जगह का नाम हम क्या रख देंगे, स्टेशन शिव शक्ति रख देंगे। जिस जगह पे ये लैंड हुआ है उस जगह का नाम क्या रख देंगे, स्टेशन शिव शक्ति, इसका नाम रख दिया जाएगा। अब सिर्फ आपके बोलने से तो होता नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनली एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, उसे आपकी चीज़ों को अप्रूव करना होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने हमारे इस डिसीजन को एग्री कर दिया है और अब इस प्लेस का नाम जो है वो स्टेशन शिव शक्ति रख दिया गया। इसके पहले आपको पता होगा 2008 में चंद्रयान मिशन 1 हुआ था और जहां पे वो साइट पे क्रैश हुआ था उसका नाम था जवाहर पॉइंट, जिसको कि जवाहर स्थल भी कहा जाता है। चंद्रयान 2 को नाम दिया गया था तिरंगा और चंद्रयान 3 जिस जगह पे लैंड हुआ उसका नाम था शिव शक्ति। तो ये तीनों ही प्लेसेस के नेम्स जो हैं वो आपको अच्छे से याद कर लेने चाहिए। नेक्स्ट, अभी तक अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। हमारे तरफ से ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री स्कूल हो, RIMC हो, गुरुकुल एंट्रेंस हो, ओक ग्रूव एंट्रेंस हो या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस हम ऑफर करते हैं, जिसमें आप गूगल मीट के थ्रू लाइव सेशन से पढ़ सकते हैं। रेगुलर डाउट सॉल्यूशन क्लासेस रहेंगे, रिवीजन के लिए रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे एंड लिमिटेड बैच साइज होगा, जो कि मैं क्लेम करता हूँ 20 स्टूडेंट्स होंगे एक बैच में, जिससे ईच एंड एवरी स्टूडेंट पे पर्सनल अटेंशन होगा। हम ऐसा नहीं करते कि एक ही बैच में 100-150 बच्चे आ जाएं और किसी पे ध्यान नहीं दिया जा सके। हमारा कमिटमेंट होगा लिमिटेड बैच साइज, 1 बैच में 20 स्टूडेंट्स आपको मिलने वाले हैं एंड देन वीकली टेस्ट, आपने जो भी पढ़ा है उसका, एंड एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन एंड मॉक टेस्ट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो नंबर आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं 7737653468, जिस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगा कि अभी ना एक अटलांटिक ओशन और कैरेबियन ओशन के बीच में एक प्लेस है जिसका नाम है हैती। यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे हैं, डार्क येलो कलर से मार्क किया गया है। हैती के अंदर क्या हुआ, वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गया है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही है। इस वजह से वहाँ पे जो इंडियंस फंसे हुए हैं उनको बचाकर वापस देश लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। इसे आप लोग याद रखेंगे। ऑपरेशन इंद्रावती क्या है, हाथी से या हैती से जो इंडियन सिविलियंस हैं उनको सेफली बचाकर इंडिया वापस लाने का ये एक ऑपरेशन के रूप में हमने काम किया है। ऑपरेशन इंद्रावती किसके नाम पे लिया गया है, तो इंद्रावती रिवर के नाम पे लिया गया है और ये उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ में फ्लो करती है ये रिवर। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। 22 मार्च के दिन हमने वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड वाटर डे इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, तो देखो 92 के अंदर यूनाइटेड नेशन ने जनरल असेंबली में ये रेजोल्यूशन पास किया था कि हम लोग 22 मार्च के दिन वर्ल्ड वाटर डे मनाएंगे ताकि हम लोगों को वाटर की समस्या, पानी का जो कमी है, क्राइसिस है, उसके बारे में और वाटर के इम्पोर्टेंस को समझा सकें। अब इसके लिए ये काम किया जाने लगा है कब से, फर्स्ट टाइम 93 में हम लोगों ने पहली बार वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया था और इस साल वर्ल्ड वाटर डे का जो थीम है वो वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस के रूप में रखा जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स मिलकर एक एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसका नाम रखा गया है टाइगर ट्रायम्फ 24।
ये एक टाइप का ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। मतलब कभी आपदा आ जाए तो उस सिचुएशन में लोगों की मदद कैसे की जाए उससे रिलेटेड यहाँ पे काम किए जा रहे हैं। एंड दूसरा, इंडिया जो है वो सेशल्स के साथ मिलकर एक मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है जिसका नाम है लमयेत 2024। तो आपको क्या करना होता है, बेसिकली एग्जाम के लिए ये याद रखना होता है किन किन कंट्री के बीच में है और एक्सरसाइज का नाम याद रखना होता है, तो वही आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंटली हेल्प कर देगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे चलते हैं। तो रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, ये वापस से इलेक्शन जीतकर अगले 6 साल के लिए रशिया के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो याद रखिएगा रशिया के प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन। एंड देन हम बात करें 3 मार्च के दिन शाहबाज शरीफ जो हैं उन्हें इलेक्ट कर लिया गया है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर। तो याद रखिएगा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर 3 मार्च को अपॉइंट हुए हैं कौन, शाहबाज शरीफ। तो मेनली इनके नाम आप याद रखते रहें, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन प्लेसेस पे घूमने आए। इसके लिए जो एक प्लेस है नेपाल में पोखरा, ठीक है, नेपाल में इस प्लेस का नाम क्या है, पोखरा है, जो एक्चुअल में बहुत ही सीनिक और बहुत ही अच्छा है। आपको इस एक छोटे से इमेज से ही समझ में आ रहा होगा। इसे क्या किया गया है, टूरिज्म कैपिटल के रूप में ऑफ हिमालयन नेशन का दर्जा दे दिया गया है कि हिमालयी राष्ट्र का टूरिज्म कैपिटल कौन कहलाएगा, पोखरा कहलाएगा, जो कहाँ पे है, नेपाल में है। और इसी के साथ याद रखना है टाइगर वुड्स जो कि गोल्फ खेलते हैं, इनको यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन, यूएसए का गोल्फ एसोसिएशन की तरफ से सबसे बड़ा अवार्ड जिसका नाम है बॉब जॉन अवार्ड दिया जा रहा है। किसके लिए, गोल्फ खेलते हैं। मेनली एग्जाम में क्या आएगा, टाइगर वुड्स कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो आपका यहाँ पे आंसर होना चाहिए कि गोल्फ से रिलेटेड है। फिर चूंकि अभी इलेक्शन होने वाले हैं आप सभी को पता है, तो इलेक्शंस के अकॉर्डिंग रिसेंटली क्या हुआ, जो हमारे प्रीवियस पर्सन्स थे इलेक्शन कमीशन में, वो लोग रिटायर हो रहे थे और एक ने अपना पोस्ट त्याग दिया था। कैसे, तो अनूप चंद्र पांडे जो हैं वो तो रिटायर हो रहे हैं, 15 फेब को हो चुके हैं। एंड दूसरे पर्सन जो हैं अरुण गोयल, जिन्होंने 9 मार्च के दिन ऑटोमेटिक ये कहा कि मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ, मैं आगे फंक्शन नहीं करूँगा। तो इसके बाद चूंकि इलेक्शंस तो कंडक्ट करवाने ही हैं, तो हायर ऑफिशियल्स ने मीटिंग रखी और इसमें जो हाई पावर सिलेक्शन कमेटी होता है उसके जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, साथ में अदर पॉलिटिकल पार्टीज के हेड भी इसमें मेंबर होते हैं। इन सब ने मिलकर ये डिसाइड किया कि जो ज्ञानेश कुमार हैं, ये राइट में इमेज देख पा रहे हैं, एंड सुखबीर सिंह जो आप लेफ्ट में इमेज देख पा रहे हैं, ये जो हैं इन्हें इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया के रूप में जो है वो ज्वाइन करवाया गया है। तो इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया कौन कौन है, ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह, इन दोनों को ही आप इम्पॉर्टेंटली याद रखेंगे। किनकी जगह आए हैं, अनूप चंद्र और अरुण गोयल की जगह ये लोग आए हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो सेम आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, ओक ग्रूव एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लाइव क्लासेस अवेलेबल है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सिपरी, जिसका फुल फॉर्म क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने ना वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर बता दिया है इंडिया को कि भाई इंडिया पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आर्म्स यानी कि बंदूकें वगैरह, डिफेंस रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब परचेज कर रहा है। और सबसे ज़्यादा हमने कहाँ से परचेज किया है, रशिया से परचेज किया है। तो चलिए अच्छी बात है कि हम लोग अपना सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर तो करेंगे ही। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट बताता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने हथियार खरीदे हैं तो नंबर 1 पे इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ आता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस से रिलेटेड।
तो देखिए 20 मार्च के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, और इसी दिन एक रिपोर्ट सामने आई जिसका नाम रखा गया वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ये क्या कहता है कि जो फिनलैंड है वो सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। फिनलैंड जो है वो सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, जबकि इंडिया की रैंकिंग 126 रही थी। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि वाई यू आर सो अनहैप्पी कि हम वर्ल्ड में 126 रैंक पर आए। चलिए कमेंट करके बताइएगा कि क्या हो सकता है इसका रीज़न। नेक्स्ट न्यूज़ आती है हरियाणा के जो सीएम थे मनोहर लाल खट्टर जी, रिसेंटली उन्होंने क्या कर दिया, अपना रेजिग्नेशन दे दिया, और उसके बाद नायब सिंह जी को हरियाणा का नया चीफ मिनिस्टर जो है वो बनाया जा चुका है। सेम एज आप सभी को पता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो राज्यसभा में कुछ लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। अब मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, पहले के सेशंस में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो अब आपसे मैं पूछ ही सकता हूँ कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो कितने लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट करने की पावर्स रखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। तो अभी रिसेंटली सुधा मूर्ति जी को नॉमिनेट कर दिया गया है राज्यसभा के लिए, एंड सुधा मूर्ति जी अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत के रूप में जानी जाएंगी। कैसे जानी जाएंगी? ये एक एजुकेटर भी हैं, ये एक ऑथर भी हैं, इनकी किताबें भी आप लोगों ने बचपन में खूब पढ़ी हैं। ये एजुकेशन रिलेटेड आपके स्कूल के करिकुलम वगैरह को डिसाइड करने में भी इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। एंड इतना ही नहीं, इनके हस्बैंड जो हैं नारायण मूर्ति, जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं, इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है ना, एंड साथ में इनकी जो डॉटर है उनका नाम है अक्षता मूर्ति, जो अपने आप में एक वेंचर कैपिटलिस्ट है, मतलब बहुत बड़ी पूंजीपति आप कह सकते हैं। एंड इनके जो हस्बैंड है अक्षता मूर्ति के, वो कौन है? यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जी हैं। तो मतलब आप ये कह सकते हैं ना कि ऋषि सुनक जो कि यूके के पीएम हैं, उनकी सास को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज अ पर्सन इन राज्यसभा। तो इतने अच्छे प्रोमिनेंट पर्सन के रूप में यहाँ पे ये जाने जाते हैं, चूँकि इंडिया के डेवलपमेंट में इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, जिस वजह से इन्हें जाना जाता है, और उन्हीं उपलब्धियों की वजह से इन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़, पहले भी हमने बात की थी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम लखपति दीदी स्कीम लेकर आ रहे हैं। उसके थ्रू 11 मार्च के दिन नमो ड्रोन दीदी स्कीम लेकर आए, जिसके थ्रू सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम रखा गया, और इसके थ्रू ये वुमेन्स को ड्रोन्स अवेलेबल करवाएंगी और ट्रेनिंग देंगे कि आप एग्रीकल्चर में इन ड्रोन्स का कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो याद रखना, नमो ड्रोन दीदी स्कीम किससे रिलेटेड है? महिलाओं को, वुमेन्स को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन अवेलेबल करवाना और उसका एग्रीकल्चर में यूटिलाइजेशन करने से रिलेटेड यहाँ पे काम किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली क्या किया? सैला टनल जो कि अरुणाचल प्रदेश में बना है, उसे फाइनली इनॉग्रेट कर दिया हम लोगों के लिए। अब अगर हम लोग बात करें इस सैला टनल के बारे में, तो ये 13,000 फीट की हाइट पे बना हुआ है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी ये अवेलेबल करवाएगा, हर सीजन में आप यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। दूसरी चीज़ बनाया किसने है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में हम लोग BRO कहते हैं, उसने इसे बनाने का काम किया है। और ये किसको कनेक्ट करेगा? तो असम के तेजपुर को वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट जो कि अरुणाचल में है, कनेक्ट करने का काम करेगा। और क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि भैया सीधी सिंपल सी बात है, हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए, ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए अपने कंट्री में रोड्स एंड टनल्स तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ आता है अकेडमी अवार्ड्स, जो कि 96th अकेडमी अवार्ड्स था, जिसे हम लोग ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं। ये रिसेंटली डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस में ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड सबसे ज़्यादा अवार्ड किसे मिला? ओपेनहाइमर को मिला। ओपेनहाइमर यहाँ पे 7 ऑस्कर अवार्ड्स लेकर गए हैं, जिनमें बेस्ट पिक्चर अवार्ड भी शामिल है। इस मूवी को क्रिस्टोफर नोलान ने बनाने का काम किया है, और ये ओपेनहाइमर के ऊपर बेस्ड है, जो बेसिकली परमाणु बम बनाना और जो फर्स्ट यूज़ हुआ था उससे रिलेटेड ये मूवी बनाई गई है।
तो इसे आप आसानी से याद रखेंगे, पहले भी अकेडमी अवार्ड्स पूछे गए हैं। नेक्स्ट न्यूज आता है हॉकी इंडिया अवार्ड से रिलेटेड, जो कि दिल्ली में ऑर्गेनाइज किए गए थे और इनमें हॉकी को बढ़ावा देने के लिए कुछ पर्सन्स को अवार्ड दिए गए, जैसे मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह को दिया गया, वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर शालिमा तैते को दिया गया, हॉकी इंडिया का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अशोक कुमार को दिया गया, जो कि मेजर ध्यानचंद के सन हैं। एंड आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा, मेजर ध्यानचंद को आप कैसे जानते हैं, कमेंट कीजिए। गोलकीपर ऑफ द ईयर PR श्रीजेश को दिया गया, जबकि डिफेंडर ऑफ द ईयर का अवार्ड हरमनप्रीत सिंह को दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जिनके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज आता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन रख दी है सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की, जिसका प्लेस क्या है, रांगपो नाम का प्लेस है। ये आप अभी तो मॉडल देख पा रहे हैं, इस तरीके का रेलवे स्टेशन वहाँ पे बनाया जाएगा, ठीक है, रांगपो के रूप में। ये एक 45 किलोमीटर का लंबा रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है शिवोक, जो कि सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल के पास है, वहाँ से लेकर सिक्किम के रांगपो को कनेक्ट करने का काम करने वाला है। तो अभी तो नहीं, बट अपकमिंग ईयर में ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन ये न्यूज़ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, 6 मार्च के दिन इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो जो है कोलकाता में, वो स्टार्ट कर दिया गया है। इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे स्टार्ट किया गया, कोलकाता में स्टार्ट किया गया। तो इसे डेफिनेटली आप याद रखने वाले हैं। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप ऐसे ही रेगुलर इन्फॉर्मेटिव सेशंस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर डेफिनेटली कीजिएगा, सो दैट आपके लिए रेगुलर बेसिस पे ऐसे सेशंस मैं लेकर आ सकूं। एंड अगर आप हमारे साथ मिलकर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पे है। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।